मीटिंग ज्वाइन करें। ज्वाइन कर रहे बेटा जल्दी। चले बच्चे, हमने लास्ट वीक जो है एमएस एक्सेल स्टार्ट किया था और होम टैब में आई थिंक क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर्स का ग्रुप था। स्टाइल्स में मैंने आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग की इसके बारे में बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसका आपको लाजमी पता होना चाहिए, जिसके अंदर हमने देखा था कि वी कैन सिलेक्ट अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेटा। अगर हमारे पास ऑलरेडी कुछ डेटा है हमारी स्प्रेडशीट के अंदर, तो हम उसमें से स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेटा को एनालाइज करना चाहें, देखना चाहें कि कोई कौन सी वैल्यूज ग्रेटर देन स्पेसिफिक, हम उसको में कोई नंबर दे के उसे देख सकते हैं। लेस देन देखना चाहते हैं, बिटवीन सम पॉइंट्स हम देखना चाहते हैं कौन कौन सी वैल्यूज आ रही हैं, इक्वल टू अ स्पेसिफिक वैल्यू हम जज कर सकते हैं हमारे पास डेटा में कौन कौन सी वैल्यूज हैं। तो वहां पे जब हमारे पास बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होता है, ये तो मैंने थोड़ा सा डेटा आपके साथ शेयर किया था, जब एक बहुत बड़ी शीट होती है, स्प्रेडशीट, किसी कंपनी की कोई सेल्स परचेज की शीट होती है, ये पूरे साल का जिसमें डेटा होता है एक ही स्प्रेडशीट के अंदर, वहां पे जब आपने फाइंड आउट करना होता है स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेटा को, या एनालाइज करना होता है, देखना होता है कि कितनी किस साल में कौन सी मैक्सिमम सेल्स हुई है, मिनिमम सेल्स हुई है, वहां पे आपके पास ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है वो बहुत ज्यादा काम आती है। देन वी ऑल्सो डिस्कस द फॉर्मेट एज टेबल। टेबल में अगर हम अपनी स्प्रेडशीट के डेटा को टेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है हमारे पास कि उसके ऊपर हर कॉलम के ऊपर टेबल हैंडलर्स आ जाते हैं, एक एरो की तरह की आ जाती है सिंबल यहाँ पे, और उसकी वजह से फिर हम उस कॉलम के अंदर स्पेसिफिक डेटा को इंडिविजुअली भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। सेल स्टाइल्स को मैंने आपको बताया था कि इसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो भी हमारे सिलेक्टेड सेल्स होंगे, अगर हमें कॉलम को सिलेक्ट कर लें या पूरी जो स्प्रेडशीट है उसको सिलेक्ट कर लें, या सिर्फ मैथमेटिकल जहाँ पे हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा है उसको सिलेक्ट करें, उस पर हम डिफरेंट स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है जब आप एमएक्स एक्सेल को यूज करते हैं। इंसर्ट में ये है कि व्हेन यू वांट टू इंसर्ट अ स्पेसिफिक रो, अगर आपके पास आप डेटा एंटर कर चुके हैं और आपने डेटा एंटर मजीद और कोई करना था, एक स्टूडेंट का डेटा मिस हो गया या एक एम्प्लॉय का डेटा मिस हो गया, तो आप रो एंटर करना चाहते हैं, तो जहां पे भी आप करना चाहते हैं सबसे पहले आप किसी रो को सिलेक्ट करें, उसके अबव जब आप इंसर्ट करेंगे शीट रोज, तो आपके पास एक रो ऐड हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो भी आप स्पेसिफिक रोज को डिलीट कर सकते हैं। तो इंसर्ट से इंसर्ट हो जाएंगी रोज, कॉलम, जो भी चीज आप इंसर्ट करना चाहते हैं। अगर आप एक सेल को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद इंसर्ट करेंगे, तो आप रोज या कॉलम उस सेल के इर्द गिर्द, यानी एक रोज के पीछे आ जाएगी अगर आप रो पे क्लिक करेंगे, कॉलम आ जाएगा अगर इसके पीछे अगर आप कॉलम पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप एड अप कर सकते हैं और डिलीट भी इसी तरीके से कर सकते हैं रोज और कॉलम्स को।
फॉर्मेट की कमांड का शायद मेरा ख्याल है मैंने आपको बता दिया था कि हमारे पास जो भी सेल्स इस वक्त हैं, जो भी रोज हैं या जो भी कॉलम्स हैं, इनके साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए ये फॉर्मेट की कमांड यूज होती है। इससे हम रो की हाइट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं अपनी मर्जी की वैल्यू से। जैसे इस वक्त रो की जो हाइट है वो 30 है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा डेटा शीट बहुत बड़ी हो रही है, आपकी रोज की हाइट छोटी होगी तो भी काम चल जाएगा, आपका जो इसके अंदर वैल्यूज हैं उनको बहुत ज्यादा साइज उनका बढ़ानी है, तो आप रो की हाइट को डिक्रीज कर सकते हैं यहाँ से जाके, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली जो रो की हाइट है वो एडजस्ट हो जाए, ऑटो फिट भी कर सकते हैं। रोज की हाइट को ऑटो फिट करेंगे तो पहले आपको पूरी शीट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आप ऑटो फिट करेंगे तो पूरी शीट की जो रोज हैं उनकी हाइट आपके टेक्स्ट के साइज के हिसाब से, यानी इस वक्त जो भी आपका फॉन्ट साइज है 11 है ना, तो 11 के हिसाब से ये रो साइज जो हाइट है वो काफी है। इसी तरह से यू कैन ऑल्सो एडजस्ट द कॉलम विड्थ। अगर आपके कॉलम्स के अंदर जो डेटा है इंक्लूडिंग द टेक्स्ट एंड न्यूमेरिकल डेटा, अगर न्यूमेरिकल डेटा का साइज बड़ा है, जैसे ये तो सिर्फ दो दो डिजिट्स के नंबर्स है ना, अगर ये 1000 में मिलियंस में वैल्यूज होती है, ये वाली जो मैंने यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यूज डाली हुई है, तो क्या होना था फिर आपके ये जो टेक्स्ट है जो ऊपर लेबल्स लगे हुए हैं उर्दू इंग्लिश केमिस्ट्री वगैरह, इससे उनका साइज बड़ा हो जाना था। उस वक्त जब आप कॉलम की विड्थ को एडजस्ट करते हैं, ऑटो फिट करते हैं, तो वो कंसिडर करता है सबसे बड़ी साइज के जो भी टेक्स्ट होता है उसको, ठीक है। अभी अब देखें, तो यहाँ पे उसने मैक्सिमम, अब केमिस्ट्री वाले कॉलम को देखें, क्योंकि केमिस्ट्री का साइज बड़ा था तो इस कॉलम का साइज भी बड़ा है एज कम्पेयर टू उर्दू। उर्दू वाले कॉलम में चूंकि उर्दू का साइज छोटा है तो दैट्स वाई नीचे वाली वैल्यू से अफेक्ट नहीं हो रहा, सिर्फ मेन जो सबसे बड़ी वैल्यू है इसके अंदर उसके हिसाब से कॉलम की जो विड्थ है वो ऑटो एडजस्ट हो जाएगी। तो इस तरह से आपके पास मजीद जगह आ जाएगी आपकी स्प्रेडशीट के अंदर और आप बहुत सारा डेटा एक टाइम में व्यू कर सकेंगे। अदरवाइज अगर आप फॉर्मेट के थ्रू रोज की हाइट या कॉलम की विड्थ को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, उससे आपकी स्प्रेडशीट के अंदर जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं या नंबर ऑफ रोज हैं उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वो उतनी ही रहेंगी, जस्ट वो ज्यादा जगह ले लेगी, ठीक है। ये नहीं होगा कि अगर आप स्प्रेडशीट के अंदर अपनी रोज की हाइट इंक्रीज करें या कॉलम की विड्थ इंक्रीज करें तो आपके पास इसके अंदर रोज एंड कॉलम्स कम हो जाएंगे, वो उतनी ज्यादा जगह ले लेंगे और आपकी शीट का साइज वही रहेगा, यानी इसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स एंड सेल्स वही रहेंगे। उसके बाद हमने हाइड और अनहाइड करने का भी मैंने आपको मेरा ख्याल बता दिया था कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा कॉलम्स में डेटा है, जैसे यहाँ पे तो सिर्फ 6-7 कॉलम्स के अंदर डेटा है, अगर आपके पास बहुत ज्यादा कॉलम्स के अंदर डेटा हो और आप पहले कॉलम के डेटा को किसी और जो कि आखिर में जाके कहीं पे शीट के डेटा है उसके साथ कंपेयर करना चाहते हैं, उसे उसके साथ मैच करना चाहते हैं, तो उस केस में हम बीच वाले जो भी आपके कॉलम्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये नेम के साथ ये टोटल वाले को कंपेयर करना और मेरा ये टोटल वाला कॉलम बिल्कुल शीट के एंड पे है, तो मैं चाहती हूँ कि बीच वाले सारे कॉलम जो है वो वक्ती तौर पे हाइड हो जाएं। तो उसके लिए आई कैन गो टू दिस एंड आई कैन हाइड द कॉलम्स, और उससे क्या होगा, मेरा वो जो फर्स्ट कॉलम जिसको मैंने देखना है और मेरा आखिरी कॉलम जिसको मैंने देखना है, यानी दोनों को आपस में मैच करके देखना है, वो मेरे सामने आ जाएंगे और बीच वाले सारे कॉलम जो है वो हाइड हो जाएंगे, जो कि यहाँ पे हाइड हुए हैं इसके अंदर दरमियान में, यहाँ पे आपको थोड़ी सी एक लाइन सी नजर आ रही होगी, ठीक है। और अगर आप अनहाइड करना चाहते हैं तो दोबारा से आप हाइड और अनहाइड के अंदर जाके अनहाइड कॉलम्स करेंगे तो वो आपके कॉलम दोबारा से विजिबल हो जाएंगे, वो डिलीट नहीं होंगे लेकिन थोड़ी देर के लिए वो हाइड हो जाएंगे ताकि आप अपने जो भी रिक्वायर्ड कॉलम्स हैं उनको कंपेयर कर सकें। तो इस तरह से ये सेल्स वाला जो सेक्शन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव एडिटिंग सेक्शन। एडिटिंग सेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट जो है दैट इज दिस वन, द फॉर्मूला या सम की जो कमांड है। बेसिकली दिस इज नॉट ओनली सम, लेकिन अगर हम इसके आगे क्लिक करें एरो के आगे तो हमारे पास बहुत सारे और भी कुछ कमांड्स यहाँ पे अवेलेबल है। सम की कमांड किस तरह से काम करती है, व्हेन यू वांट टू सम द वैल्यूज इन अ कॉलम और इन अ रो, आपने ये सारे नंबर्स ऐड कर लिए, अब आपने इनका टोटल करना है इस कॉलम के अंदर, ठीक है। आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली कोई ऐसा आपके पास तरीका हो जिससे ये प्लस होके आपके पास टोटल मार्क्स आ जाए, तो उसके लिए आपको ये सम की कमांड आपके काम आती है। अगर आप सिर्फ डायरेक्टली इस सिंबल के ऊपर क्लिक करेंगे तो सम ही होगा, अगर आप कुछ और करना चाहते हैं तो आपको एरो पे जाके वो स्पेसिफिक कमांड यूज करनी होगी, चूज करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सम की जो कमांड है वो प्लेस की हुई है, ठीक है। जब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला बार के अंदर सम अप्लाई हुआ है, कहाँ से लेके C2 से लेके H2 तक, यानी C2 दिस सेल एंड दिस सेल 94 से लेके 55 तक सारी वैल्यू जो है वो यहाँ पे सम हुई है। तो दैट्स वाई मैंने ये सारा जो है वो इसी कमांड के थ्रू, यानी मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैंने यहाँ पे सम को क्लिक किया और ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो आना शुरू हो गया, फिर उसके बाद मैंने एंटर किया तो उसने सम कर दिया। इसी तरह से मैं इसके ऊपर भी यही करूंगी, आई विल क्लिक ऑन सम और मेरे पास वो रेंज शो हो रही है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप देख लें
एक दफा जब आप कोई फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं या इसके थ्रू सम कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो चीज देखने की वो ये कि आपकी जो रेंज आ रही है, यानी जहां से जहां तक आप सम करना चाहते हैं, क्या वो सारे सेल्स इसमें शो हो रहे हैं, यानी C3 से H3 तक, दिस इज C3। अगर ऐसा ना हो कि आपकी D3 से और H3 तक हो जाए और C वाला जो आपका सेल है वो इसमें से स्किप हो जाए, तो आपने लाजमी ये रेंज चेक करनी है जब भी आप फॉर्मूलाज अप्लाई कर रहे हो। अगर तो आप मैनुअली रेंज दे रहे हैं तो आपको पता होगा, अदरवाइज अगर आप ऑटो सिलेक्ट हो रही है आपकी रेंज, ये नजर भी आ जाता है इस तरह से, ठीक है, ये हाईलाइट हो गया और उसके इर्द गिर्द आपको ये बाउंड्री सी मूव करती हुई नजर आ रही है, दिस इज योर रेंज, जिसको वो यहाँ पे सम करके देगा। अगर ये नहीं है और ये बाउंड्री यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो आप खुद यहाँ पे जाके चेंजेस कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके C3, अगर ये D3 होता किसी वजह से, जैसे मेरी यहाँ से सिलेक्शन होती, यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन होती और यहाँ पे इसकी सम हो रही होती, तो मैं C3 को खुद से इसके अंदर दे सकती हूँ। सो आई विल जस्ट क्लिक, अगर आप ऑटोमेटिकली इसको यूज करेंगे तो आपकी मोस्टली स्प्रेडशीट जो है वो सिलेक्ट कर लेती है जहां पे आपकी न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं उसको, ठीक है, लेकिन फिर भी आपने एक दफा मेक श्योर करना है कि आपकी पूरी रेंज इसके अंदर आ रही है या नहीं आ रही। अगर इसमें से ये C3 की बजाय D3 आ रहा है तो आप इसको मैनुअली हाथ से अपने यहाँ पे C3 कर सकते हैं और उसके बाद आपने एंटर प्रेस करना है तो आपका यहाँ पे सम हो जाएगा। अब एक और चीज MS एक्सेल में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी, क्या कहना चाहिए, अच्छी है, वो ये है कि जब आप एक फॉर्मूला या एक चीज कहीं पे अप्लाई कर लेते हैं, उसको आपको नीचे पूरी शीट के अंदर इंडिविजुअली अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती, हम उसको कॉपी कर सकते हैं। कॉपी की कमांड किस तरह से काम करती है, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल हम इसको डिलीट कर लेते हैं, मैंने इन दो सेल्स के अंदर अभी फॉर्मूला की ये सम के थ्रू सम किया, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि नीचे वाले सारे सेल्स में भी यही कमांड अप्लाई हो जाए, यानी इसी तरीके से ये नीचे वाली जो वैल्यूज हैं वो सम होके यहाँ पे पुट हो जाए। तो आई विल सिंपली गो टू दिस और इसके कॉर्नर पे जाके जब ये छोटे से प्लस की सिंबल लेगा, मेरा जो कर्सर है छोटा सा प्लस बन जाएगा, मैं यहाँ पे इसको क्लिक करके जब नीचे ड्रैग करूंगी तो क्या होगा, ये मेरे सारे सेल्स के अंदर यही कमांड कॉपी होगी। नाउ दिस इज द सम ऑफ C4 to H4, दिस इज C4 H4, this is sum of C6H6, so this cell is C6H6। तो इसका मतलब ये है कि हर रो के एंड पे जो है उसी रो का सम आपके पास आ जाएगा जस्ट बाय कॉपीइंग द फॉर्मूला। आपने इसकी कॉपी की कमांड की है, फॉर्मूला को कॉपी करने की कमांड यहाँ पे अप्लाई की है और ये सिर्फ इस कॉलम की जहां तक आप इसको ड्रैग करते हैं वहां तक उसने सम कर देना था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये अगर नीचे भी और भी वैल्यूज होती यहाँ पे कोई वैल्यू होती, फॉर एग्जाम्पल ये 5 है 6 है, अब मैं इसको यहाँ नीचे कॉपी करूंगी तो ये 5 और 7 को प्लस करके उसने यहाँ पे भी 12 दे दिया। तो इसका मतलब है कि जितने नीचे तक सारे कॉलम के अंदर आपके अगर वैल्यूज होती तो सिर्फ आप इसको क्लिक एंड ड्रैग करते तो आपकी पूरी शीट की जो है वो सम आपके पास एक ही गो में आ जानी थी, आपको इंडिविजुअली एक रो के आगे जाके सम करने की जरूरत नहीं थी। यही चीज आप अप्लाई कर सकते हैं कॉलम वाइज भी, जब आप कॉलम के एंड पे, जैसे मैं यहाँ पे करती हूँ, ठीक है, यहाँ पे अब मैं चाहती हूँ कि मेरे इस कॉलम का डाउनवर्ड जो है वो सम हो जाए, ठीक है, तो मैं यहाँ पे सम की कमांड करूंगी। अब वो देखता है कि ऑटोमेटिकली जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं इसके ऊपर की तरफ है, इस कॉलम में ऊपर की तरफ है, तो वो ऊपर की तरफ को रेंज सिलेक्ट कर लेता है। तो आपने कंफर्म करना है कि रेंज आपकी कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। ओके, इसको एंटर करेंगे तो क्या होगा, नाउ दिस इज द सम ऑफ द वैल्यूज कॉलम वाइज। इसमें कॉलम वाइज भी टॉप से बॉटम भी आप इसको सम कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आप सिर्फ रो वाइज ही सम कर सकें। हर फॉर्मूला जो इसके अंदर मौजूद है आप वो अलोंग द रो और अलोंग द कॉलम अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से आई वांट टू फाइंड आउट द एवरेज, इंग्लिश के जो नंबर्स आए हैं स्टूडेंट से, मैं चाहती हूँ कि एवरेज मार्क्स निकालूं, तो आई विल क्लिक हियर, मैं सेल के अंदर पहले क्लिक करूंगी, उसके बाद मैं यहाँ पे जाके एवरेज की कमांड को चूज करूंगी। अब यहाँ पे आपने फॉर्मूला कंफर्म कर लेना, ये एवरेज का फॉर्मूला आ रहा है जी, और उसके बाद आपने रेंज देखनी है, रेंज क्या है G2 से लेके G10 तक। सो दिस इज द जी कॉलम, G2 से लेके G10 तक जो रेंज है वो आ रही है, और वैसे भी हमें नजर आ रहा है कि इससे सारी वैल्यूज को सिलेक्ट किया है। जब हम एंटर प्रेस करेंगे तो नाउ दिस इज द सम ऑफ द वैल्यूज व्हिच वर प्रेजेंट इन द कॉलम जी। कॉलम जी के अंदर जो भी नंबर थे स्टूडेंट्स के, उसका एवरेज है वो 67 आ गया। इसी तरह से यू कैन फाइंड आउट, यू कैन ऑल्सो काउंट द नंबर्स। आप नंबर काउंट करना चाहते हैं, यानी इस कॉलम के अंदर ये तो हमें नजर आ रहा है ना कि सिर्फ 10 स्टूडेंट्स का डेटा है, ठीक है, या उसमें से भी पहला कॉलम, पहली रो जो है वो आपकी नामों के लिए हमने यूज की हुई है या सब्जेक्ट्स के नेम हमने दिए हुए हैं। लेकिन अगर यही कॉलम के अंदर आपके हजारों की तादाद में डेटा होता और वहां पे आप काउंट करना चाहते हैं कि कितने स्टूडेंट्स क्या मार्क्स यहाँ पे एंटर हुए हुए हैं, कितना नंबर ऑफ डेटा कितना है, तो आप उसको काउंट की कमांड देंगे। काउंट कहाँ से कहाँ तक करना है, F2 से लेके F10 तक आप काउंट कर रहे हैं, एंटर करेंगे तो इसका मतलब यहाँ पे आपके पास काउंट होके आ जाएगा कि इस कॉलम के अंदर कितनी वैल्यूज हैं, 9 स्टूडेंट्स का डेटा यहाँ पे मौजूद है। सो दिस इज दी
वैसे आप मैनुअली भी देख सकते हैं, ठीक है, ये 2 से लेकर 10 तक है, लेकिन जब ये ज्यादा होती है तो आपको मैनुअली देखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ सिंपली जाके उस कॉलम के एंड पे या उस रो के एंड पे काउंट की कमांड करेंगे, आप इसको इस रुख भी कर सकते हैं, ठीक है, काउंट नंबर्स करेंगे, उसने अपनी रेंज सेलेक्ट करके बता दिया कि कहाँ से कहाँ तक काउंट करना है, आप एंटर प्रेस करेंगे तो वो काउंट कर देगा 1 2 3 4 5 6 7, यानी इसके पीछे 7 वैल्यूज थी। अगर यही आपकी स्प्रेडशीट, अब कॉलम में तो हम काउंट नहीं कर सकते ना, क्योंकि इसके लेबल अल्फाबेटिक होते हैं, कॉलम्स को हम काउंट नहीं कर सकते। तो अगर यही आपके बहुत सारे कॉलम्स में डेटा होता, हमें नहीं पता कितना होता, जी बी जी एक्स जी, इस तरह से कोई वैल्यू होती, आप उसके एंड पे जाके सिंपल जिस सेल में आप काउंट करना चाहते हैं कि इसके पीछे जितना भी डेटा है, जितने भी कॉलम गुजर गए हैं, उसको आप काउंट करना चाहते हैं कि कितने कॉलम में आपका डेटा, आप उसके एंड पे जाके क्लिक करें एंड देन वहां से जाके आप काउंट नंबर्स की कमांड देंगे तो आपको वो काउंट करके बता देगा कि इसके पीछे कितने कॉलम्स में आपका न्यूमेरिक डेटा मौजूद है। सो ये बहुत हैंडी कमांड है, बहुत ईजी है, इनसे आपका जो है काम आसान हो जाता है। नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू। अगर आपके पास एक कॉलम के अंदर वैरायटी ऑफ वैल्यूज है और आप फाइंड करना चाहते हैं कि मैक्सिमम मार्क्स किसके हैं, जैसे यहाँ पे स्टूडेंट्स के मार्क्स है ना, मैं बजाय खुद से एनालाइज करने के, मैं यहाँ से जाके मैक्सिमम को क्लिक करूंगी, वो अपनी रेंज शो करेगा कि कहाँ से कहाँ तक आपने फाइंड आउट करना है कि किस वैल्यूज के दरमियान आप मैक्सिमम फाइंड करना चाहते हैं। तो ये मेरे पास रेंज आ रही है इस कॉलम के अंदर, मैं एंटर करूंगी तो 98 इज द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं 100 कर दूं तो क्या होगा, नाउ दिस वैल्यू चेंजेस टू 100। तो स्प्रेडशीट के अंदर जब आप वैल्यूज चेंज करते हैं, आपके फॉर्मूलाज रीकैलकुलेट हो जाते हैं, आपको जरूरत नहीं है खुद से जाके उसके आंसर्स को चेक करने की, स्प्रेडशीट खुद ब खुद उसके आंसर्स चेंज कर देती है जब आपकी यहाँ पे वैल्यूज चेंज होती है। तो इसी तरह से जब आप अपनी कोई एक्सपेरिमेंट्स की बना रहे होंगे, शीट बनाएंगे, अपने एक्सपेरिमेंट्स का डेटा होगा, आपको बाद में याद आएगा कि मेरी ये वैल्यू ऐसी नहीं थी, ऐसी नहीं थी, तो क्या होता है, आपको मैनुअली सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, ऐसे ही होता है ना जब आप लैब के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। अभी आप लोग करेंगे नेक्स्ट लैब में जाके, जब आप अगले सेमेस्टर्स में जाएंगे, आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे, और आपको वैल्यूज, एक वैल्यू के चेंज होने से पूरी कैलकुलेशन दोबारा करनी पड़ती है। लेकिन अगर वही कैलकुलेशन आप एक्सेल के ऊपर करेंगे, यानी आपने सम भी कैलकुलेट करना है, एवरेज करना है, डिवीजन वगैरह करनी है, वो आसानी से आप इसके ऊपर कर सकते हैं। और उसके बाद यू कैन सिंपली, अगर आपको लगता है कि एक वैल्यू आपकी चेंज हो गई है, तो आपको सारी कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ेगी, आप जस्ट वो वैल्यू चेंज करेंगे, आपका आंसर खुद ब खुद उसके हिसाब से मॉडिफाई हो जाएगा। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ एक्सेल। इसके अलावा वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट, जिस तरह से मैक्सिमम फाइंड कर सकते हैं, इस तरह से मिनिमम वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं किसी भी रेंज के अंदर, किसी कॉलम के अलोंग या रो के अलोंग। तो यहाँ पे हमने कॉलम के नीचे इसको पुट किया, तो वो कॉलम की रेंज को सिलेक्ट करके यहाँ पे मिनिमम वैल्यू दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मिनिमम वैल्यू मेरे पास 7 होती तो क्या होता, सी उसने ऑटोमेटिकली उस वैल्यू को रिकैलकुलेट कर लिया जो कि 7 थी, मैंने यहाँ पे 7 वैल्यू पुट की। तो इस तरह से आपकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत आसान हो जाती है एक्सेल के अंदर, आपको बार बार खुद से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप इन फॉर्मूलाज की मदद से, और बहुत सारे और भी फॉर्मूलाज हमारे पास आगे आएंगे, फॉर्मूला की एक इंडिविजुअल टैब भी मौजूद है, ठीक है। लेकिन होम के अंदर उसने कुछ फ्रीक्वेंटली यूज फॉर्मूलाज दे दिए हैं, जो कि जब आप बेसिक स्प्रेडशीट बना रहे होते हैं, आपको बहुत सारी चीजें सम करनी पड़ती हैं, एवरेजेस कैलकुलेट करनी पड़ती हैं, तो आपको जरूरी नहीं है कि आप जा जाके फॉर्मूला टैब के अंदर, इफ यू आर स्टेइंग, क्योंकि होम टैब ऑटोमेटिकली आपकी एक्टिव होती है, जब भी आप काम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपकी होम टैब भी आपके सामने आती है। उसके अलावा इफ यू वांट टू डू अ स्पेसिफिक टास्क, तो आप किसी भी और टैब के अंदर जाके वो काम कर सकते हैं। सो होम टैब के अंदर ये जो आपका फंक्शन है, ये आपके बेसिक फॉर्मूलाज के लिए यूज होता है। नेक्स्ट वी हैव द फिल कमांड। फिल के अंदर हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं, या इससे हम क्या काम कर सकते हैं। फिल की हमारे पास जो कमांड है ये वहां पे काम आती है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू फिल दिस होल कॉलम विद अ स्पेसिफिक नंबर, या इस कॉलम के अंदर मैं चाहती हूँ कि मैंने जो है 55 मार्क्स दे दिए, मैंने सारे स्टूडेंट्स को है जो है वो क्या क्या कहते हैं 60 मार्क्स देने थे एवरेज, तो मैं क्या करूंगी, आई विल सिंपली पुट 60 हियर। और उसके बाद अब चूंकि ये तो 7-8 स्टूडेंट्स हैं, तो मैं इसको आसानी से यहाँ पे बार बार टाइप कर सकती हूँ। लेकिन अगर यही हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट का डेटा होता, थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉइज का डेटा होता, तो उस केस में मुझे इंडिविजुअली हर हर सेल में जाके टाइप करना मुश्किल होना था। तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, वी विल सिंपली गिव द वैल्यू जो कि हम नीचे या ऊपर कहीं पे भी फिल करना चाहते हैं, उसको क्लिक करेंगे और अपनी रेंज को सिलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ तक जो है वो सारे सेल्स के अंदर, ये सारे स्टूडेंट्स को उर्दू के अंदर 60 के मार्क्स देना चाहती हूँ, एंड देन आई विल गो टू दिस फिल कमांड एंड आई विल क्लिक ऑन डाउन। डाउन को जब मैं क्लिक करूंगी तो वो खुद ब खुद समझ के कि मैं नीचे क्या फिल करना चाहती हूँ, वो उसको उसी वैल्यू के साथ फिल कर देगा, ठीक है। सो रेंज आपने सिलेक्ट खुद करनी है, वैल्यू आपने खुद देनी है, और उसके बाद वो खुद ब खुद उसी वैल्यू के साथ उस कॉलम के अंदर जो आपने एक के अंदर एग्जाम्पल दी है उसको वो फिल कर देगा, ठीक है। सो यू कैन ऑल्सो फिल अ सर्टन वैल्यू, जैसे मैं यहाँ पे 89 है, उम्र को मैं सारे सब्जेक्ट्स के अंदर 80 मार्क्स देना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे 80 क्लिक करूंगी, ठीक है। उसके बाद आई विल सिलेक्ट द रेंज एंड आई विल गो टू दिस
एंड राइट की कमांड दूंगी तो वो राइट डायरेक्शन में सारे सेल्स के अंदर वही वैल्यू फिल कर देगा। तो बेसिकली एक दो काम आपने करने हैं, एक तो आपने वो सैंपल वैल्यू देनी है, उसके बाद आपने डायरेक्शन देनी है कि आप किस डायरेक्शन में फिल करना चाहते हैं। आप टॉप से बॉटम फिल करना चाहते हैं, आप लेफ्ट से राइट फिल करना चाहते हैं, आप डाउन टू अप फिल करना चाहते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे जो है इस स्टूडेंट के मार्क्स 85 है, मैं चाहती हूँ कि इसके पूरे ऊपर वाले सब्जेक्ट्स में मार्क्स भी 85 ही होते, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी, इसको ऊपर की तरफ ड्रैग करूंगी एंड देन आई विल गो टू दिस फिल एंड अप के साथ में ऊपर की तरफ सारे मार्क्स जो है वो 85 से फिल कर सकती हूँ। सो दिस इज हाउ यू कैन चेंज द डेटा बाय यूजिंग द फिल। और ना सिर्फ आप डायरेक्टली वैल्यूज फिल कर सकते हैं, जैसे मैंने 85 के नीचे 85 फिल किया, 90 80 के आगे 80 फिल किया, या 80 60 के आगे 60 फिल किया। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो चेंज द वैल्यूज इन अनदर मेथड। वो क्या है, जैसे मैं चाहती हूँ कि इंग्लिश के सब्जेक्ट में, या इंग्लिश का सब्जेक्ट ना होता, ये कोई और वैल्यूज होती है, यहाँ पे जो भी वैल्यूज हैं वो 2 से मल्टीप्लाई हो के अगले कॉलम्स के अंदर फिल हो जाए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास इसके जो है 50 मार्क्स हैं, ठीक है। मैं चाहती हूँ अगले सब्जेक्ट में 50 मल्टीप्लाई बाय 2 हो, उससे सब्जेक्ट में अगले आंसर इसका आंसर मल्टीप्लाई बाय 2, यानी मैं ग्रोइंग वैल्यूज देना चाहती हूँ यहाँ पे। सो आई कैन क्लिक और चूज द होल रेंज। मैंने चूज किया, उसके बाद आई विल गो टू द फिल, और उसके बाद मैं सीरीज में जाऊंगी। सीरीज में मैं सिलेक्ट करूंगी कि मैं रोज में फिल करना चाहती हूँ या कॉलम में, चूंकि मैंने सिलेक्शन ही कॉलम में किया तो मैं कॉलम को ओके करूंगी। उसके बाद आई विल गो टू, अच्छा इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, लीनियर में भी आप इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे ये 50 है ना, मैं चाहती हूँ अगला नंबर 55 हो, उससे अगला 60 हो, 5 के हिसाब से इंक्रीज हो रहे हो, तो लीनियर फील होगा ये। लेकिन उसमें जो हमारी स्टेप वैल्यू है यहाँ पे 1 हो रही है ना, मैंने इसके यहाँ पे स्टेप वैल्यू 5 कर दी। अब देखते हैं क्या होता है। ओके किया तो मेरे सारे नंबर्स 5 के हिसाब से लीनियरली इंक्रीज हो रहे हैं, यानी स्टेप कितने कितने का आ गया, 5 का। इसी को हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 50 है एंड आई वांट टू चेंज दीज वैल्यूज इन अ ग्रोथ मैनर। मैं चाहती हूँ कि हर आंसर जो है वो सीरीज में जाके ग्रोथ पे क्लिक किया, और यहाँ पे मैंने 1 की बजाय 2 किया। अब क्या होगा, हर वैल्यू अगली पिछली वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करके उसका आंसर होगा। फॉर एग्जाम्पल ओके, ठीक है, तो ये 50 था, 50 मल्टीप्लाई बाय 2, 100 मल्टीप्लाई बाय 2, 200 मल्टीप्लाई बाय 2, 800 मल्टीप्लाई बाय 2। तो इस तरह से अगर आपने कोई वैल्यूज फिल करनी है, चूंकि मार्कशीट में तो ऐसे मार्क्स नहीं होते, लेकिन हो सकता है आपके एक्सपेरिमेंट्स में कोई ऐसा डेटा रिक्वायर्ड हो कि आपने वैल्यूज जो है वो ग्रोथ मैनर में शो करनी है, ग्रो हो रही है आपकी कोई वैल्यू, साइज इंक्रीज हो रहा है, डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, ठीक है। तो वहां पे आप फिल की कमांड की मदद से सीरीज में फिल कर सकते हैं, ठीक है। सीरीज में आप अलोंग द रोज अलोंग द कॉलम फिल कर सकते हैं, लीनियरली फिल कर सकते हैं, लीनियरली स्टेप वैल्यू चेंज कर सकते हैं। 2 के डिफरेंस से भरना चाहते हैं अगली वैल्यूज को, 2 के अगली वैल्यू जो है वो 2 का स्टेप हो, 3 का स्टेप हो, 4 का स्टेप हो, ठीक है। और उसके अलावा यू कैन ऑल्सो चूज टू ग्रो वैल्यूज, ग्रो आप वैल्यूज को ग्रो करवा सकते हैं किसी भी स्टेप वैल्यू के साथ। 1 से ग्रो करवाएंगे तो वही वैल्यू चलती चली जाएगी, 2 से करवाएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई होता चला जाएगा, 3 स्टेप वैल्यू होगी तो 3 टाइम होती चली जाएंगी वैल्यूज, जिस भी डायरेक्शन में आप करवा रहे हैं। इसी तरह से यू कैन फिल द कॉलम और द रो विद द डेट। आप डेट के साथ फिल करना चाहते हैं अपने कॉलम्स के अंदर। फॉर एग्जांपल आई राइट डाउन अ डेट हियर, 01/01/2026, ठीक है। ओके, तो इसको हम, मैंने आपको बताया था कि यहाँ से हम चेंज भी कर सकते हैं, इसको हम लॉन्ग डेट कर लेते हैं, थर्सडे जनवरी 1 2026। नाउ आई वांट टू फिल दिस कॉलम विद द डेट। मैं चाहती हूँ कि आइंदा आने वाले पूरे हफ्ते की डेट्स यहाँ पे मेंशन हो, तो आई विल गो टू दिस फिल अगेन, गो टू सीरीज, और यहाँ से मैंने उसको डेट का नहीं बताया, उसने खुद ब खुद डेट सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि यहाँ पे हमने पहली वैल्यू डेट की रखी थी, ठीक है। यहाँ पे डेट सिलेक्टेड है, मैं चाहती हूँ कि एक एक डेट आगे बढ़ती चली जाए, या एक डेट छोड़ के एक डेट आगे बढ़ती चली जाए। तो यहाँ से आप स्टेप वैल्यू चूज करेंगे, यानी एक एक डेट छोड़ के एक एक डेट जाना है, या एक कंटिन्यूअस डेट्स में जाना है। अगर आप यहाँ पे 1 रखेंगे तो कंटिन्यूअस डेट्स आपकी कॉपी होगी, अगर आप यहाँ पे 2 रखेंगे तो एक दिन छोड़ के एक दिन का आपका थर्सडे, उसके बाद सैटरडे, उसके बाद मंडे, उसके बाद जो है यहाँ पे ओके। सो ये सारा सीक्वेंस में फिल हो गया, यहाँ पे कहीं पे एरर आ रहा है, अदरवाइज इसके ऊपर आप कर्सर लेके जाएंगे तो वो शो कर रहा है कि दिस इज ट्यूसडे के बाद थर्सडे, वेंसडे छोड़ के थर्सडे। तो इस तरह से आप सीरीज के अंदर डेट्स को फिल कर सकते हैं, वैल्यूज को फिल कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से, ठीक है। तो ये फिल की कमांड आपके काम आती है जब आपने कोई भी सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज फिल करना होता है स्प्रेडशीट के अंदर। नेक्स्ट वी हैव द कमांड ऑफ चेंजिंग द फॉन्ट, और फॉर एग्जांपल हम इसको पहले थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, क्योंकि हमने फॉर्मेटिंग अप्लाई ही नहीं की, बोल्ड कर लेते हैं, इटैलिक कर लेते हैं।
अच्छा, अब आपने ये जो क्लियर की कमांड है, क्लियर की कमांड हमारे कहाँ काम आती है, ये हमारे डिफरेंट तरीके से काम आती है। इसके ऊपर आप क्लिक करें तो इसमें कुछ ऑप्शंस हैं, क्लियर ऑल, क्लियर फॉर्मेट, क्लियर कंटेंट। ठीक है, जब आप क्लियर ऑल करेंगे तो आपके पास जो भी सिलेक्टेड एरिया है उसमें से आपके पास वो सारा कुछ इरेज हो जाएगा, टेक्स्ट भी इरेज हो जाएगा, फॉन्ट भी इरेज हो जाएगा। ठीक है, एक चीज, इफ यू सिलेक्ट क्लियर फॉर्मेट तो क्या होगा, टेक्स्ट रह जाएगा, फॉर्मेट आपका रिमूव हो जाएगा। इफ यू सिलेक्ट क्लियर कंटेंट तो कंटेंट इरेज हो जाएगा, लेकिन फॉर्मेटिंग यहाँ पे मौजूद है, एज यू कैन सी यहाँ पे आपका कलर मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि हम डिफरेंट तरीके से अपनी स्प्रेडशीट के अंदर, अगर हमें गलती बाद में याद आया कि इसका हमने फॉर्मेटिंग इस तरह से नहीं करनी थी, तो आप एक स्पेसिफिक सेल के अंदर, जी जी, एक स्पेसिफिक सेल के अंदर, कॉलम के अंदर, रोज के अंदर फॉर्मेटिंग को चेंज करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, उसके कंटेंट को खत्म करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि फॉर्मेटिंग एज इट इज रह जाए लेकिन सिर्फ उसका कंटेंट रिमूव हो जाए, तो आप डिफरेंट तरीके से उसको क्लियर आउट कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन सिंपली क्लिक ऑन अ स्पेसिफिक कॉलम और रो एंड यू कैन प्रेस द डिलीट फ्रॉम योर कीबोर्ड, और उससे आपका जो है वो कंटेंट ऑटोमेटिकली डिलीट भी हो जाता है। ठीक है, आपको जरूरत नहीं है कि आप यहाँ से जाके उसको क्लियर करें। आप मैनुअली अगर आप कुछ खत्म करना चाहते हैं अपनी स्प्रेडशीट में से, तो आप उसको सिलेक्ट करें कॉलम वाइज, रो वाइज, और डिलीट अपने कीबोर्ड से प्रेस करें तो वो भी डिलीट हो जाए। नेक्स्ट वी हैव सॉर्टिंग। सॉर्टिंग की कमांड उसी तरह से काम करती है जैसे मैंने आपको बताया था टेबल्स के अंदर। जैसे आपके पास कोई भी डेटा मौजूद है, जैसे यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, या किसी कॉलम वाइज या रो वाइज आप डेटा को सॉर्ट करना चाहते हैं, तो वहां पे आप उसको सॉर्ट कर सकते हैं। अब ये न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं तो वो खुद ब खुद उसको सॉर्ट कर रहा है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अगर ये आपकी कोई टेक्स्ट की फॉर्म में होती वैल्यूज, तो यहाँ पे आपके पास सॉर्टिंग आ जाती है अल्फाबेटिक, ए टू जी, जी टू ए, या फिर कस्टम सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। कस्टम सॉर्टिंग में आपके पास, इसको फिलहाल रहने दें, यू कैन सिंपली सॉर्ट द टेक्स्ट और द न्यूमेरिकल वैल्यूज इन अ सीक्वेंस, कि आप उसको अप टू डाउन, डाउन टू अप उसको सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिल्टर की कमांड जब आप क्लिक करेंगे, फिल्टर में आपके पास जिस भी जगह पे आप फिल्टर कर रहे हैं, ये वाला फिल्टर का हैंडल आ जाएगा, जो कि जब मैंने आपको टेबल की फॉर्म में बताया था कन्वर्ट करना, उसमें भी यही होता है कि हर कॉलम के शुरू पे जब आप एक स्प्रेडशीट के जो भी आपका वर्क हुआ हुआ, उस पर जो भी आपका टेक्स्ट है, जो भी उसके अंदर आपने डेटा एंटर किया हुआ है, उसको टेबल में कन्वर्ट करते हैं, तो हर कॉलम के स्टार्ट पे इस तरह का एक फिल्टर का हैंडल आ जाता है। ठीक है, लेकिन अभी जब आपने फिल्टर करना है इंडिविजुअली किसी कॉलम को, फॉर एग्जांपल आई वांट टू फिल्टर दिस कॉलम ओनली, तो मैं यहाँ पे जाके इसको फिल्टर करूंगी तो ये मेरे पास यहाँ पे फिल्टर का हैंडल आ जाएगा। तो इसकी मदद से मैं इस कॉलम को इंडिविजुअली भी फिल्टर कर सकती हूँ। मैं इसमें से क्या सिलेक्ट करना चाहती हूँ, मैं यहाँ से जाके चूज कर सकती हूँ। सिलेक्ट ऑल है तो सारा कुछ ही आ जाएगा। अगर मैं कोई स्पेसिफिक वैल्यू या स्पेसिफिक नाम सिलेक्ट करना चाहती हूँ तो वो भी सिलेक्ट हो जाएगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करना चाहती हूँ या ए टू जी, जी टू ए करना चाहती हूँ। और अगर मैंने किसी स्टूडेंट को हाईलाइट किया हुआ है किसी कलर के साथ, जैसे उसके मार्क्स बहुत कम है, मैंने इसको हाईलाइट कर लिया। अब ये तो सिर्फ कुछ स्टूडेंट का डेटा है ना, लेकिन जब बहुत ज्यादा स्टूडेंट का डेटा होता है तो वहां पे आप उसको फिल्टर बाय कलर भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने सिर्फ उन स्टूडेंट्स को हाईलाइट करना है या बाहर निकालना है जिनको मैंने कोई कलर अप्लाई किया था, जिनके मार्क्स बहुत कम थे या कोई वजह थी, तो उसको आप विद द हेल्प ऑफ दिस हैंडल, फिल्ट्रेशन हैंडल, आप उसको कलर के हिसाब से भी फिल्टर कर सकते हैं। आप उसको विद द हेल्प ऑफ अ टेक्स्ट स्पेसिफिक आप देना चाहते हैं उसके हिसाब से भी कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन फिल्टर और सॉर्ट द डेटा इन द कॉलम, इन द रो, फ्रॉम ए टू जी, जी टू ए। अगर आपका टेक्स्ट की फॉर्म में डेटा है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हो जाएगा। अगर आपका न्यूमेरिक डेटा है तो वो आपका फिल्टर होगा विद द फॉर्म ऑफ स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ठीक है, इसी तरह से आप फिल्टर भी कर सकते हैं। फिल्टर करेंगे तो आपके पास वही फिल्टर का हैंडल आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, इसमें आप जब क्लिक करेंगे तो आप स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, इसमें भी अगर आपने कलर दिया हुआ है या आपने कोई स्पेसिफिक नंबर इक्वल टू अ स्पेसिफिक वैल्यू फिल्टर करने हैं, या कोई ग्रेटर देन अ स्पेसिफिक वैल्यू नंबर्स फिल्टर करने हैं, बिटवीन सर्टेन वैल्यूज किसी नंबर्स को फिल्टर आउट करके बाहर निकालना है, तो आप टॉप 10 को फिल्टर आउट करना चाहते हैं, अबव एवरेज को फिल्टर आउट करना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ से जाके अलोंग द कॉलम उनको फिल्टर कर सकते हैं। अगर आप इसको खत्म करना चाहते हैं, यू विल सिंपली गो टू द फिल्टर अगेन, और वहां से आपका ये हैंडल खत्म हो जाए। तो इस तरह से स्प्रेडशीट के अंदर आपका जो होम टैब है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आपके कुछ ये सारे बटन्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में जस्ट लाइक अदर जो भी आपने एमएस वर्ड, पावर पॉइंट वगैरह में हमने काम किया, बहुत सारी चीजें उससे मिलती जुलती हैं और बहुत सारी उससे डिफरेंट भी होंगी। मिलती जुलती चीजें क्या है आपके पास, पहले उनको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपको ये सेक्शन नजर आ रहा है इलस्ट्रेशन का। एमएस वर्ड के अंदर भी और पावर पॉइंट के अंदर भी हमने देखा था कि हम
शेप्स, पिक्चर्स, आइकन्स, मॉडल्स, ये चीजें ऐड कर सकते हैं अपने शीट के अंदर जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसके अंदर। यहाँ पे भी अगर आपको जरूरत पड़े, जैसे मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स के नाम डाले हुए और मुझे जरूरत पड़ी है कि मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स के नाम के साथ उनकी पिक्चर्स भी ऐड करूँ, तो वहां पे मैं इंसर्ट की टैब को यूज करते हुए पहले अगर मेरे सिस्टम के अंदर स्टूडेंट्स की पिक्चर्स मौजूद हैं, डिवाइस के अंदर मैंने पिक्चर्स उनकी लेके सेव कर ली हैं उनसे, और मैं यहाँ पे अब स्प्रेडशीट के अंदर उनकी पिक्चर्स ऐड करना चाहती हूँ, तो आई विल सिंपली क्लिक ऑन द सेल जहाँ पे मैं उस स्टूडेंट की, जैसे ये वाला जो स्टूडेंट है पहला, इसकी पिक्चर मैं यहाँ पे पेस्ट करना चाहती हूँ, अब्दुल रहमान की। तो मैं क्लिक करूंगी सेल के ऊपर, आई विल गो टू द पिक्चर्स, और अगर मेरे डिवाइस के अंदर पिक्चर्स मौजूद होंगी तो मैं उनको यहाँ से जाके कैमरा रोल के अंदर या जहाँ पे भी मैंने उनको रखा था, सेव पिक्चर के अंदर कहीं पे भी मैंने रखा था, मैं उनको अब यहाँ पे तो पिक्चर्स है नहीं है, ठीक है। सो यू कैन ऑल्सो फाइंड सम ऑनलाइन पिक्चर्स। पिक्चर्स में आपको पता है कि एमएस वर्ड पावर पॉइंट में आपने ऑनलाइन पिक्चर्स का ऑप्शन भी देखा था, तो ऑनलाइन भी आप पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं। उसी तरह से आपकी पिक्चर इंसर्ट होगी जैसे एमएस वर्ड पावर पॉइंट में होती थी, आपको उसको रीसाइज करना पड़ेगा, उस पिक्चर का आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, ठीक है। दो आ गए हैं। तो दिस इज पिक्चर, कोई पिक्चर का पिक्चर ओवरलैप है तो आप इंडिविजुअल पिक्चर ऐड करेंगे, उसके बाद उसको रीसाइज करके सारी आपस में कनेक्टेड है, तो आपने मेक श्योर करना है कि जो पिक्चर है उसमें कोई इशू ना हो, उसको रीसाइज करें, उसको अपने सेल के अंदर एडजस्ट करें। उसके लिए आपको रोज की हाइट इंक्रीज करना पड़ेगी, जारी बात है पिक्चर का साइज इतना छोटा होगा तो उसका आपको फायदा नहीं होगा। तो आप जब इंक्रीज करना चाहते हैं रो हाइट, तो दोबारा आप होम टैब के ऊपर जाके जिस कॉलम के अंदर बेसिकली रोज तो आपकी सारी इंक्रीज हो जाएंगी, तो आप यहाँ से जाके फॉर्मेट के अंदर रो की हाइट को ऑटो एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अपनी मर्जी की हाइट दे सकते हैं जो आपकी पिक्चर का साइज है, से आपकी पिक्चर का साइज जो है वो 5 सेंटीमीटर है या से 2 इंचेस है, तो आप यहाँ से जाके उसको इंक्रीज कर सकते हैं मैनुअली। सो पिक्चर्स ऐड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट या बहुत ज्यादा होता नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं होता एमएस एक्सेल के अंदर, बट समटाइम आपको करनी पड़ भी सकती है डिपेंडिंग अपॉन योर डेटा, आपका डेटा किस किस्म का है। तो इंसर्ट टैब आपको पिक्चर ऐड करने की इजाजत देती है, शेप्स आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका कोई डेटा है, जैसे आप लोग नेक्स्ट अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर बहुत सारी मैकेनिकल डिजाइन की जो है वो लैब्स करेंगे, तो वहां पे अगर आप उस लैब का डेटा एंटर करें, उसके लिए आपको स्पेसिफिक शेप एंटर करना चाहते हैं, कोई मॉडल एंटर करना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पे अपने डेटा के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह से 3D मॉडल्स भी अवेलेबल हैं आपके पास, डिवाइस के अंदर स्टोर्ड है या ऑनलाइन आप उसको फाइंड आउट करके यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। आइकन्स के अंदर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, तो ये सारी चीजें हम एमएस वर्ड में देख चुके हैं। एक्सेल की शीट के अंदर इनकी जरूरत कम होती है, बट समटाइम आपको जरूरत पड़ सकती है। इसी तरह से स्क्रीनशॉट्स आपको ऐड करने पड़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट के लिए आप स्क्रीन क्लिपिंग कर सकते हैं, आप पूरी विंडो की स्क्रीन को क्लिप करके भी पेस्ट कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट है या नहीं। सो इलस्ट्रेशन इज वेरी सिमिलर टू द एमएस वर्ड एंड पावर पॉइंट, बट इट इज रेयरली यूज इन एमएस एक्सेल। अदर देन पिक्चर्स बहुत कम होता है कि कोई ऐसे आपको शेप्स, आइकन्स और मॉडल्स वगैरह ऐड करने पड़े, डिपेंड करता है कि आप किस किस्म की स्प्रेडशीट बना रहे हैं, तो फिर वहां पे आपको जो है वो जरूरत पड़ सकती है। ओके सो देन अच्छा जी, उसके बाद वी हैव दिस सेक्शन ऑफ टेबल्स। टेबल्स क्या चीज है, जैसे मैंने आपको एमएस सॉरी होम टैब के अंदर बताया था कि वी कैन फॉर्मेट आवर डेटा एज टेबल्स, उसी तरीके से आप इंसर्ट टैब के अंदर रहते हुए भी अपने डेटा को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जब आप सिलेक्ट करेंगे अपना सर्टन एरिया ऑफ योर शीट, और उसके बाद आप टेबल पे क्लिक करेंगे, तो वो आपसे पूछेगा कि कहाँ से कहाँ तक के एरिया को आप टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आपने मेक श्योर करना है कि कहाँ से कहाँ तक आप आपका जो डेटा है वो टेबल में कन्वर्ट हो जाए। ओके करेंगे तो वही काम होगा जो कि होम टैब के अंदर हुआ था कि आपका ये सिलेक्टेड एरिया टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके बाद आपके हर कॉलम के ऊपर ये हैंडल्स आ जाएंगे जिसकी मदद से आप उस कॉलम के डेटा को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यही कमांड आपकी होम टैब के अंदर भी थी, फॉर्मेट एज टेबल में, और यही कमांड आपकी इंसर्ट टैब के अंदर भी एज अ टेबल दी हुई है, तो ज्यादा फर्क नहीं है, सेम चीज है आपके पास। देन वी हैव the options to add pivot tables. Pivot tables are different from the normal tables.
ये आपके कहाँ काम आते हैं? फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ ह्यूज डेटा इन योर एक्सेल शीट। यहाँ पे चूंकि थोड़ा सा डेटा है इसलिए आप लोगों को लग रहा है कि ये बहुत आम सी बात है, लेकिन जब डेटा बहुत ज्यादा बड़ा होता है तो वहां पे ये सारे कमांड्स आपके काम आती हैं। पिवट टेबल में क्या होता है कि हम अपने डेटा को सिलेक्ट करने के बाद उसको एक टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जब हम उसको टेबल में कन्वर्ट करने की या पिवट टेबल में पिवट टेबल में कन्वर्ट करने की कमांड पे ओके करते हैं तो उसमें हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, एक पिवट टेबल और एक पिवट टेबल रिकमेंडेड पिवट टेबल्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको जो है आपका डेटा, अगर तो आपने खुद ऐड किया हुआ है तो आपको आसानी होगी, आपको पता होगा कि इसमें किस किस्म का डेटा है। लेकिन अगर आपको कोई स्प्रेडशीट अपनी भेज रहा है और आपको कह रहा है कि इसको एनालाइज करके, जैसे आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं और वहां पे आपको कोई एक्सेल शीट मिलती है और उसमें आपने डेटा को एनालाइज करना होता है और उसके अगेंस्ट कोई रिपोर्ट प्रिपेयर करनी होती है, तो वहां पे आपके पास आपको पता नहीं है कि इसको मैंने किस तरह से एनालाइज करना है, तो उसमें आप उसको रिकमेंडेड पिवट टेबल की मदद से उस डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने खुद स्प्रेडशीट बनाई है तो आप अपनी मर्जी का पिवट टेबल चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे चूंकि नहीं पता, फॉर एग्जाम्पल मैं काम कर रही हूँ, मुझे नहीं पता, रिकमेंडेड का ये होता है कि सबसे बेहतर जो सोल्यूशन है वो आपका सॉफ्टवेयर आपको निकाल के देता है। रिकमेंडेड में मैं क्लिक करूंगी, उसके बाद आई विल क्लिक ऑन ओके, तो उसके उससे क्या होगा कि जो मेरा डेटा है, अब मेरा वो डेटा मेरी एक और शीट के ऊपर था, लेकिन ये सारा डेटा मेरी न्यू शीट के ऊपर आ गया और यहाँ पे मैं एक छोटा सा, मेरे पास इसको क्या कहना चाहिए, एक छोटी सी विंडो ओपन हो रही है। इसको जब मैं इंक्रीज करूंगी तो यहाँ पे इस विंडो के अंदर मेरे पास जो है वो ऑप्शंस आ रहे हैं, नेम्स, फादर्स नेम। ठीक है, तो मैं जिस पे क्लिक करूंगी वो चीज मेरी इस शीट के ऊपर अपीयर होती चली जाएगी। मैं नेम्स को क्लिक कर रही हूँ तो मेरी नेम्स की शीट यहाँ पे मेरा कॉलम यहाँ पे अपीयर होगा। फादर्स नेम को मैंने क्लिक किया तो हर स्टूडेंट के साथ उसके रेलिवेंट फादर का नेम भी यहाँ पे अपीयर हो रहा है। शायद इसके अंदर ये कॉलम एक्सप्रेस, ओके, नाउ दिस होल इज सिलेक्टेड। अब जब मैंने इसको सिलेक्ट किया तो उसने मुझे वो सारा मेरा डेटा, पहले इसकी सिलेक्शन पूरी नहीं हो रही थी, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास सारे जो कॉलम्स हैं वो अपीयर हो गए हैं, यानी जो भी मेरी शीट का डेटा था वो मेरे पास यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। अब मेरी मर्जी है कि मैं उसमें से क्या देखना चाहती हूँ क्या नहीं देखना चाहती हूँ। मैं सिर्फ देखना चाहती हूँ मेरे स्टूडेंट्स के नाम क्या क्या है और उनके साइंस में मार्क्स कितने हैं। तो क्या होगा, वो सिर्फ वो वाला डेटा निकाल के मेरे सामने कर देगा जिसकी मैं इस वक्त एनालिसिस करना चाहती हूँ। उसके बाद मैंने साइंस के मार्क्स को देख लिया, अब मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स के उर्दू में मार्क्स कितने हैं, तो मैं सिर्फ उर्दू को क्लिक करूंगी तो मेरे सामने सिर्फ उर्दू का डेटा आ जाएगा और उसका टोटल भी मेरे सामने आता चला जाएगा। तो इस तरह से आप इंडिविजुअल डेटा को एनालाइज करके उसके मुताबिक अपनी एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। जैसे कोई कंपनी का सेल्स का डेटा है, एनुअल सेल्स है, मंथली सेल्स है, तो आप मंथ बाय मंथ, एनुअल बाय ईयर अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हैं और उसकी एक रिपोर्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मोस्टली ये आपके जो है वो प्रोफेशनल लेवल पे काम आता है, लेकिन स्टूडेंट लेवल पे शायद ये इतना काम ना आए, बट यू नीड टू नो कि इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं। तो इसकी मदद से आप अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हैं पिवट टेबल में कन्वर्ट करके। सबसे पहले आपने अपने डेटा को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपने रिकमेंडेड पिवट टेबल पे जाना है ताकि आपको सॉफ्टवेयर रिकमेंड करे कि आपके डेटा के हिसाब से किस किस्म का पिवट टेबल बन सकता है। ठीक है, तो इंडिविजुअल टेबल में सारा डेटा आपका सिलेक्ट हो जाता है और उसमें से आप सॉर्टिंग कर सकते हैं। पिवट टेबल में आप अपनी मर्जी के डेटा को अलग अलग देख के एनालाइज कर सकते हैं। देन वी हैव द नेक्स्ट ऑप्शन टू क्रिएट चार्ट्स। ये आपके स्टूडेंट लाइफ के अंदर काफी काम आ सकता है। आपकी चल रही है अभी वीडियो? अच्छा, ठीक है। सो चार्ट्स का जो सेक्शन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग योर स्टडीज एज वेल, क्योंकि जब आप अगले सेमेस्टर्स में जाएंगे, आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, लैब्स करेंगे, तो आप बहुत सारा अपना लैब्स का डेटा कलेक्ट करेंगे और आपको अपनी नोटबुक्स के अंदर चार्ट्स भी बनाने होंगे। ठीक है, जैसे आप फोर्स चेंज कर रहे हैं, उसे डिफॉर्मेशन आ रही है, आप फोर्स चेंज कर रहे हैं, उसे एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, तो डिफरेंट पैरामीटर्स को चेंज करके आप डिफरेंट पैरामीटर्स को ऑब्जर्व करते हैं। केमिकल में तो हम लोग स्टूडेंट्स को करवाते हैं, हम चेंज करवाते हैं कंसंट्रेशन को, उससे रेट ऑफ रिएक्शन को देखते हैं कि वो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। सो आपकी भी लैब में बहुत सारे इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स होंगे जहाँ पे आप एक चीज को चेंज करेंगे और उससे आपकी दूसरी चीज ऑटोमेटिकली चेंज होती है और आपने उसको ऑब्जर्व करना होता है। तो वहां पे जब आपका एक पैरामीटर के अगेंस्ट दूसरे पैरामीटर का बिहेवियर आता है, या एक डिपेंडेंट और दूसरा इंडिपेंडेंट आपका पैरामीटर आ जाता है, तो आपको चार्ट्स क्रिएट करने की जरूरत पड़ती है लैब कॉपियों के अंदर, अपनी जो नोटबुक्स होती है उनके अंदर लगाने के लिए।
तो अगर आप अपने डेटा को एक्सेल शीट पे डाल के उसकी कैलकुलेशन भी आपके लिए आसान हो जाएगी, क्योंकि मैंने बताया कि इसकी आपकी कैलकुलेशन एक वैल्यू के चेंज करने से सारी कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली दोबारा हो जाए। और दूसरी चीज कि आप अपने डेटा को किसी भी चार्ट में, लाइन चार्ट में, बार चार्ट में, पाई चार्ट में, या किसी भी तरह के चार्ट में यहाँ से आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये स्टूडेंट्स का डेटा है, मैं चाहती हूँ कि इसको मुझे वो चार्ट की शक्ल में रिप्रेजेंट करवाए कि स्टूडेंट का डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर क्या बिहेवियर है। अब मुझे नहीं पता कि मैं इसको किस किस्म के चार्ट में कन्वर्ट करूंगी तो मेरा डेटा अच्छे तरीके से मुझे नजर आएगा, या मैं अपने डिपार्टमेंट के हेड को स्टूडेंट्स का डेटा दिखाना चाहती हूँ कि उन्होंने इस तरह से परफॉर्म किया है इस सेमेस्टर के अंदर, इस क्लास के अंदर, तो मेरे मुझे आइडिया नहीं हो रहा कि मैं किस किस्म का चार्ट्स के लिए बनाऊं। आई विल गो टू रिकमेंडेड चार्ट्स एंड सिंपली